एक प्रेतात्मा, सरल भाषा में कहें तो एक भूतनी, पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। उस घर में जो खुशहाली थी ना, उसको ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये राजस्थान से आई हुई है, साल 1998 की। ये घटना घटी थी नरेंद्र के साथ में। नरेंद्र ट्रक चलाने का काम करते थे। नरेंद्र ट्रक नहीं चलाना चाहते थे, उनका लक्ष्य कुछ और था। लेकिन जिस घर में ट्रक चालक ही भरे हो, उनका बड़ा भाई भी ट्रक चला रहा हो और उनका पिता भी ट्रक चला रहे हैं, तो नरेंद्र मजबूरी में ये काम करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? जो नरेंद्र थे ग्रेजुएट बंदा थे, ग्रेजुएट तक पढ़े लिखे थे। उनका जो लक्ष्य था, अपना कोई काम धंधा, अपना कोई बिजनेस करना। इसके लिए घर के परिवार के लोग सब राजी थे। उनके पिता भी राजी थे, उनके बड़े भाई भी राजी थे। तो क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई कि नरेंद्र एक ट्रक चालक बन चुके थे? तो चलते हैं नरेंद्र के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं कभी भूत प्रेत ऐसी शक्तियों पर यकीन करता ही नहीं था। मैं भी नहीं करता था, ना मेरे परिवार के लोग यकीन किया करते थे। मेरे पिताजी ट्रक चलाने का काम करते थे और इसके बाद मेरे एक ट्रक था। पहले तो मेरे पिताजी किसी ट्रक पर नौकरी किया करते थे और इसके बाद उन्होंने एक ट्रक खरीदा। और जब मेरा बड़ा भाई इस जोग हो गया, तब पिताजी उसके लिए भी ट्रक खरीद दिए थे। अब हमारे घर में दो दो ट्रक थी। ट्रक का ही काम से हमारा घर परिवार सब कुछ चलता था। हम लोग बड़ा खुश थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी हमारे घर में। लेकिन ऐसी एक घटना घट जाती है और इसके बाद सब बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। ये कहानी घटी थी 1998 में मेरे पिता के साथ में। मेरे जो पिता थे ना, थोड़ा दयालु किस्म के इंसान थे। रात में देख लेते थे कोई मजबूर व्यक्ति पैदल चलता जा रहा है, दया आ जाती थी। दिन में तो कभी नहीं बिठाते थे, उनको पता था कि दिन में कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। लेकिन रात के टाइम थोड़ा विकट परिस्थिति होती है, उनको दया भाव आ जाती थी। पैसा नहीं लेते थे, सवारी को बिठाते थे और उसको जहाँ मंजिल होता उतार देते, लेकिन पैसा नहीं लेते थे, बस दया भाव से। वैसे ही एक रात जब चले जा रहे थे, तब एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर पैदल जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको देख करके पिताजी को दया भाव आ गई। जा कर के ट्रक उसके पास रोकती है और कहने लगे कि आओ अंकल जी, बैठ जाओ, कहाँ जाना है? वो बूढ़ा व्यक्ति ट्रक जैसे रुकता है और वो खड़ा हो जाता है, खिड़की पर आ जाता है। जैसे खिड़की पर आता है, पिताजी खिड़की खोलते हैं कि अंदर आ जाए। तब तक इतना उसके शरीर से बास आता है, स्मेल आता है कि पिताजी हैरान हो जाते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ इसमें था कि इतनी बदबू उसके शरीर से आने लगी थी? वो अभी पूरी तरह से ट्रक के अंदर बैठा भी नहीं था, अभी तो बैठने जा रहा था। और तभी वो उस बदबू को पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि नहीं, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, आपके शरीर से ना जाने कैसे कैसी बात आ रही है, हम आपको ट्रक में नहीं बिठाएंगे, हमारा पूरा ट्रक गंदा हो जाएगा, हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, आप उतरो उतरो। ऐसा पिताजी कभी नहीं करते थे, लोगों से ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते थे। ये फर्स्ट टाइम था जब उस बूढ़े इंसान को मना कर देते हैं कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है, तुम हमारे ट्रक में मत बैठो। इतना सुनते हुए बूढ़ा व्यक्ति आग बबूला हो गया था। मेरे पिताजी पर बरसने लगा कि मैंने तुझे रोकने के लिए कहा था, तूने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं तेरे ट्रक में आ रहा था। अब कह रहा मेरे शरीर से बास आ रही है, बदबू आ रही है। बहस करने लगा। पिताजी उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि अंकल जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके सामने ट्रक रोककर आपको आमंत्रित कर दिया, बुलाया, मेरी गलती को माफ़ कर दो। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पिताजी से तकरार करता जा रहा था, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिताजी चुपचाप रहते थे, शांत भाव के इंसान थे, बार बार हाथ जोड़ते थे कि मानवर, मेरे से गलती हो गई, आप चली जाइए, आप मेरे ट्रक से उतर जाइए। अगर आपके शरीर से बदबू नहीं आता
तो मैं आपको ज़रूर ट्रक में सवारी कराता, लेकिन ऐसी बदबू वाले व्यक्ति से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। मेरा ट्रक भी गंदा हो जाएगा। काफ़ी देर बहस चली थी और तब जाके वो ट्रक से नीचे उतरा था। उतरते ही मेरे पिताजी को अब कुछ श्राप जैसा देने लगा। मैं देख लूँगा तुझे, मैं देख लूँगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूँगा, ना जाने क्या क्या बोलता हुआ। और तब पिताजी इन चीज़ों पर यकीन करते ही नहीं थे, अपना ट्रक आगे बढ़ा दिए। लेकिन काफ़ी देर तक उस व्यक्ति का आवाज़ पिताजी के दिमाग में गूंजता रहा था, लेकिन परवाह नहीं किए। इसके बाद अपने काम धंधे पर लग जाते थे, जहाँ जाना था चले जाते थे। ये दूसरी रात जब उधर से रिटर्न हो रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, और तब उनके साथ में ये घटना घटी थी। ऐसे ही रात थी, अंधेरी रात थी, और पिताजी अपना ट्रक दौड़ाए हुए अब वापस आ रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि सामने में कोई बहुत बड़ा चट्टान खड़ा हो गया, रोड के बीचों बीच में। पिताजी ब्रेक लगाते लगाते बैलेंस बिगड़ जाता है, और फिर उनकी ट्रक एक्सीडेंट कर देता है, पेड़ से टकरा जाता है। पिताजी की जान तो बच जाती है, लेकिन ट्रक बहुत बर्बाद हो गया था। बहुत उसमें खर्चा आ चुका था, और ऊपर से पिताजी की जान तो बच गई थी, लेकिन वो सदमा जो उनके साथ में हुआ था ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, बीमार पड़ गए थे। और इसके बाद तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल 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 का चक्कर लगने लगा था। हमारे घर की खुशहाली देखते देखते गायब हो गई थी। सारे लोग परेशान थे, और सब जो थे पिताजी के सेवा में लगे हुए थे। कभी कभी रात को जब पिताजी आंख बंद करके सोते थे, बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती थी, और जैसे नींद आती थी तो जैसे सपने में चिल्लाने लगते थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा ही किसी को समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहना था कि सदमा जो लगा है ना एक्सीडेंट का, इसी का असर है, धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा, जल्दीबाजी ये सब काम नहीं होने वाला है, इसमें वक्त लगता है। हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता था, ना जादू टोना पर, ना भूत प्रेत पर यकीन करता था। किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। अब पिताजी ने इस घटना को तो बताने लायक बचे ही नहीं थे। जब वो एक्सीडेंट हो जाता है, और तब कोई ट्रक दूसरा वाला जो हमारे जानकार होता है, हमारे परिवार को खबर करता है। हालत बहुत नाजुक हमारे घर की हो गई थी। पैसा व पैसा लग रहा था। हम दोनों भाई और भी परिवार के लोग अब पिताजी के साथ हॉस्पिटल का चक्कर काटते थे। कमाने वाले अब दोनों जो थे, मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी, वो तो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे, और साथ में मेरे बड़े भाई भी हमारे साथ में थे पिताजी के मदद के लिए। आखिरकार 1-1.5 महीना जरूर लगता है, और तब डॉक्टर कहता है कि आप अपने घर ले जाओ, धीरे धीरे ये सदमे से बाहर आ जाएंगे, अब सब कुछ सही है। हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा हुआ कि पिताजी अब स्वस्थ हो गए, घर ले आके आते हैं। लेकिन वही है ना, ज़्यादा ना किसी से बात करते थे, कभी कभी खाना भी नहीं खाते थे, भूख उनको लगती नहीं थी, और जब आंखें बंद करके सो जाते तब बड़बड़ाने लगते थे। वो बड़बड़ाहट हम लोग को बहुत नागवार गुजरता था। ऐसा क्या होता था उनके साथ में सपने में, वो बताते भी तो नहीं थे। घर की परिस्थिति बहुत डाउन हो चुकी थी, बहुत पैसा हॉस्पिटल में लग चुका था, और मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे। अब इसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरे बड़े भाई के कंधों पर आ जाती है। अपना ट्रक संभालते हैं, और जो पिताजी का ट्रक था वो तो अभी खराब अवस्था में ही था, अभी तो उसको रिपेयर कराने में ना जाने कितने पैसा लगने वाला था। तो बड़ा भाई ट्रक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो भी ट्रक नहीं चला पाते। 3 दिन के बाद घर पर ट्रक लेकर लौट आते हैं, और उनकी हालत भी खराब हुई पड़ी थी, डरी हुई अवस्था में थे, पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। सारे लोग घबरा गए कि हुआ क्या, आपको हुआ क्या। मैं पूछता हूँ, भैया आपके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि मैं रात को सफ़र पर निकला हुआ था, माल लोड था, आधी रात हो गई ना, तब पूरा ट्रक में बदबू फैल चुका था। मैं घबरा गया कि कहीं रबड़ जलने की कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खिड़की खोल दिया ताकि हवा आसपास पास करती रहे, लेकिन तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बदबू बढ़ती रही, और अचानक मैं बेहोश हो गया था।
शुक्र था कि मैं ट्रक रोके हुए था। अगर ट्रक चलाता ना तो शायद जैसे पिताजी का हालत हुआ था वैसा ही मेरा ही होता। इतना ही भैया बताए थे और इसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाए थे कि दोबारा से ट्रक के अंदर चलाने के लिए जाएं। तबीयत भी बिगड़ चुकी थी उनका, बुखार चढ़ा हुआ था, अब बहुत डरे हुए अवस्था में रहते थे। अब एक घर में दो दो पेशेंट हो गए थे। इनको भी इलाज कराया जाता है, डॉक्टर बोलता है इनको कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इनको। अब आखिरकार सारे परिवार को जो उम्मीद थी कि चलो इतना पैसा कौड़ी खर्च हुआ है तो अब बड़े भाई हमारे काम चला देंगे, अपना ट्रक चलाएंगे, लेकिन वो भी डर चुके थे। वो खुलकर नहीं बताते थे कि उस रात में हमने धुएं के साथ में कुछ जो बदबू आ रही थी उसके साथ में हमने क्या देखा था। बताने की हिम्मत भी नहीं करते थे, बीमार पड़ गए थे, कभी बुखार चढ़ जाता था, कभी उतर जाता था, कभी नॉर्मल रहता था। लेकिन जैसे ही परिवार के लोग कहते थे कि आप काम पर नहीं जाओगे, तब वो डर जाते थे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा ट्रक के अंदर में। घबरा जाते थे। बड़ी समस्या हमारे घर में बिकट आ चुकी थी। अब बचा मैं। ट्रक चलाने का तो काम मैं भी जानता था, लेकिन मेरी इच्छा कभी नहीं हुई थी कि मैं पेशेवर ट्रक ड्राइवर बनूं। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करूं और आराम से अपना काम चलाऊं। मैं ज़्यादा भाग दौड़ करना पसंद नहीं करता था। ट्रक चलाने की तो इच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन घर घर जब मेरे घर में दो दो ट्रक था तो ट्रक पर तो हाथ मैं कभी साफ कर लिया था। मैं वैसे ट्रक ड्राइवर तो बन ही चुका था, लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता था। अब वो जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आ गई। आखिर कौन करेगा? घर में दो दो लोग अब बीमार पड़े हुए हैं, तो अब कहाँ से आएगा पैसा? पैसा बहुत सारा खर्च और होता जा रहा था। आखिर इसका अंत तो होना चाहिए, लेकिन अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ना कोई घर में समस्या बढ़ती जा रही है। भाभी की तबीयत खराब, कभी मेरे माँ की तबीयत खराब, मतलब जो घोर विपत्ति कहा जाता है ना, मेरे घर पर कहर मचा रही थी। पिताजी की हालत कभी सुधर जाता था और कभी सही हो जाता था, कभी बिगड़ जाता था। भैया की भी वही हालत थी, मेरी माँ की वही हालत, मेरी भाभी का वही हालत। बचा था मैं घर में इकलौता इंसान, जो अभी तक इन चीज़ों से मैं बहुत दूर था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे घर पर ये क्या हो रहा है। कुछ समझ में आए तब ना। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, ना विश्वास करता था, तो मैं इन रास्तों पर तो कभी जाने का सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने घर में कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई ओझा गुनी लेके आऊँ और उसे पहचान कराऊँ कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। मैं इन शक्तियों को मानता ही नहीं था। आखिरकार मेरे कंधे पर अब घर की जिम्मेवारी आ जाती है। अनमने भाव से अपना ट्रक लेकर के, भैया वाला ट्रक लेकर चल पड़ता। मुझे कुछ ट्रक में कोई बदबू नहीं आई थी। मुझे तो बिल्कुल सही, सब कुछ सही था। ट्रक चला रहा हूँ, दिन में माल लोड करता हूँ और फिर मंजिल की तरफ निकल लेता हूँ। अच्छा खासा मुझे अब ये चक्कर था, अच्छा पैसा मुझे मिलने वाला था। अब मैं चाह रहा था कि मैं सुबह तक गोदाम पर पहुँच जाऊँ, माल खाली करूँ और फिर पैसा लूँ और अपना घर पर आ जाऊँ। कुछ पैसा घर पर दे करके अगले काम पर निकल जाऊँगा। मेरे मन में सब यही सब चल रहा था। रात का करीब 1 बजा हुआ था। मुझे कुछ अब ऐसा लग रहा था कि कुछ चाय नाश्ता करना चाहिए। शरीर में थकावट भी थी, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और फिर फ्रेश होकर के फिर अपने सफ़र पर निकल जाना चाहिए। यही सोचकर मैं एक ढाबे पर रुकता हूँ। ढाबा पर चाय नाश्ता करता हूँ। रात का 1 बज रहा था और इसके बाद मुझे लगने लगा कि अब आगे का सफ़र के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। अगर मैं आलस करूँगा तब मेरे को यहीं रुकना पड़ जाएगा। ऐसा मैं चाहता भी नहीं था। आखिरकार मैं ट्रक में सवार होता हूँ और तभी एक आवाज़ मुझे चौंका देती है, अरे बेटा, मुझे भी अपने साथ में ले चल, मुझे भी अपने साथ में ले चल। जब मैं देखता हूँ तो एक सफ़ेद कपड़ों में एक अधेड़ व्यक्ति, गले में माला वाला सब पहने हुए, देखने में अच्छा परिवार का लग रहा था। रुद्राक्ष माला पहने हुए था और माथे पर टीका लगाए हुए। हमारे परिवार में सभी लोग ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, बड़ों का आदर भाव से हम लोग बातचीत करते थे। मैं कहने लगा कि अंकल जी आप कहाँ जाओगे? तब कहने लगा कि आप किधर जा रहे हो बेटा जी? मैं अपना रास्ता बताता हूँ कि मुझे तो इस रास्ते पर निकलना है।
तब वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हमें भी इसी रास्ते पे चलना है। अपना जगह का ठिकाना बताते हैं तो उसी रास्ते में था। मुझे क्या, मैं तो अकेले था, चलो अब कोई बातचीत करने वाला मिल गया, आसान रास्ता हो जाएगा, हम बातचीत करते हुए निकल जाएंगे। यही सोच करके अंकल जी को बिठा लेता हूँ। बैठ तो जाते हैं लेकिन कुछ नाक से सूंघने की कोशिश करने लगते हैं। उस टाइम में उनसे कुछ पूछ नहीं पाया था, ट्रक चलाने में व्यस्त था ना। जब मैं अपना मंजिल की तरफ निकलने लगता हूँ तब अंकल जी से मैं बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं अंकल जी से पूछता हूँ कि अंकल जी इतनी रात को आप अकेले सफ़र कर रहे हो? तब कहने लगे बेटा हमारा कुछ काम ही ऐसा है, अब कई लोग अर्जेंट बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ता है। देखो ना, अब इसी वजह से तो आपके ट्रक में आप बैठा, नहीं तो मैं दिन में निकलता हूँ तो बस में सवारी मज़े से हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आप जैसे अब ट्रक वाले भाई हमें सहारा दे देते हैं, बिठा देते हैं, अतः हमें जाना पड़ता। मैं पूछने लगता हूँ कि अंकल जी इस उम्र में क्या काम करते हो आप? तब अंकल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा मैं भूत प्रेत भगाने का काम करता हूँ। जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना तो मन ही मन मैं मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पर मैं कभी यकीन नहीं करता था, ना हमारे घर के लोग यकीन करते थे। मैं उनसे कुछ और बोल तो नहीं पाया, लेकिन मैं शांत रह कर के भी शांत नहीं था। काफ़ी देर मैं सोचता रहा कि मैं पूछूं ना पूछूं। आखिरकार मैं सवाल पूछ ही बैठा कि अंकल जी आप सही में भूत प्रेत भगाने का काम करते हो? तब अंकल जी कहते हैं कि हाँ बेटा मेरा यही काम है, मैं एक छोटा मोटा तांत्रिक हूँ, मैं भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को भगाने का काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने कभी भूत प्रेत को देखा है? तब अंकल जी मुस्कुरा के कहते हैं हाँ बेटा मैं भूत प्रेत के साथ में रहता हूँ, अभी भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं मेरे साथ में। मुझे लगा कि ये कुछ लंबा फेंक रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे अब वो फेंकते हुए नजर आए थे। मैं बोल तो नहीं पाया, मैं बड़े बुजुर्गों का इज्जत करता था, मैं शांत रह गया था। लेकिन अंकल जी को कुछ संशय हो गया था, मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। तब कहने लगे बेटा तुमने ऐसा पूछा क्यों सवाल? तुम्हारे मन में कुछ संशय है क्या? कहो तो मैं तुम्हारा संशय दूर कर दूँ। तब मैं हंस के कहता हूँ कि नहीं नहीं कोई संशय नहीं है जी, अपना अपना काम है। आपका काम भूत प्रेत भगा के पैसा कमाने का है, अब मेरा काम ट्रक चला कर पैसा कमाने का है। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तब अंकल जी मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर कहते हैं बेटा मेरा पेशा जो है ना जरूर है भूत प्रेत भगाने का, लेकिन मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ। अगर हाँ उनका काम हो जाता है वो राजी खुशी से 100-50 जो भी दे दे उसी में हमारी गाड़ी चलती रहती है। हम किसी पर बोझ बनना भी नहीं चाहते थे, ना किसी से हम जबरन वसूली करना जानते हैं कि लाओ तुम इतना पैसा दे दो तभी तुम्हारा काम होगा। मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ बेटा, अपने तंत्र मंत्र को शक्ति से मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। लोग बाग खुश होकर के कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं और उसी में हमारा धर्म कर्म चलता रहता है। मैं कोई पेशेवर ऐसा नहीं हूँ कि जब तक मुझे फीस नहीं मिलेगा मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हूँ बेटा। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए आखिरकार पैसा तो मिलता है ना। अब मैं इन शक्तियों पर विश्वास न करूं, मुझे ऐसा ही लग रहा था, अब मैं हमेशा ही ऐसे था। मैं इस पर बहस में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो जो बाबा थे ना अब वो मुझ पर ऐसा ही बात कर रहे थे कि तुम शायद विश्वास नहीं करते हो, यकीन नहीं करते हो, ऐसे कुछ सवाल जवाब हो रहा था। तो मैं कहने लगा कि हाँ बाबा मैं इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट लड़का हूँ, और कभी किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं। आखिरकार बाबा जी तैस में आ गए थे। कहने लगे कि बेटा थोड़ा साइड में गाड़ी रोक दो। मुझे लगा कि बाथरूम वगैरह जाएंगे, अब मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, इसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे। साइड में रोक देता हूँ ट्रक को। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारा मन का जो मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे ट्रक के अंदर में अभी भी है। हमारी शक्ति तो है साथ में, लेकिन वो भी शक्ति तुम्हारे ट्रक के साथ साथ सफ़र कर रही है। क्या तुम देखना चाहोगे? जब बाबा जी ऐसा बात बोलते हैं ना मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ।
मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं और मैं हंसते हुए कहता कि मेरे ट्रक में कोई शक्ति सवार और फ्री की सवारी कर रही है, मुझे पता ही नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं है। ये शक्ति को मैं पहचान चुका हूँ। ये शक्ति बहुत ही लोगों को बर्बाद कर दिया। कहीं तुम्हारे घर में तो ये शक्ति प्रवेश नहीं कर गई है? बेटा सच सच बताना। जिस घर में ये शक्ति प्रवेश कर जाती है वो पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। कोई घर में स्वस्थ रहता नहीं है और आखिरकार एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा उस घर का नुकसान हो जाता है। तब तक लोग संभलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कहीं तुम्हारे घर में ये शक्ति प्रवेश तो नहीं कर गई बेटा? मेरे कान खड़े हो गए थे। मेरे घर में तो यही सब चल रहा था। मेरे घर में सब कुछ जैसे बाबा जी बता रहे थे वैसे तो हो रहा था। लेकिन मैं ठहरा ग्रेजुएट बंदा, मैं बाबा जी के बात पर भला यकीन कैसे करूं? मैं कहने लगा, बाबा जी आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इन शक्तियों पर यकीन नहीं करता। हमारे घर में समस्या है। मेरे पिताजी के साथ समस्या हुआ है, मेरे भाई के साथ समस्या हुआ है, मेरी भाभी के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, लेकिन मैं तो उसको बीमारी मान सकता हूँ। तब बाबा जी कहने लगे, जो मेरा डर था वही हुआ ना। ये शक्ति ऐसी ही है, ये शक्ति सबको बर्बाद कर देगी बेटा। तुम देखना चाहोगे इस शक्ति को? मैं कहता हूँ, क्या बाबा, क्या मजाक कर रहे हो? मैं इन शक्तियों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं कैसे मान लूँगा? आप कुछ भी दिखा दोगे और कह लोगे कि ये पुतला है, इसी के अंदर शक्ति है। तब बाबा जी कहते, मैं कोई मदारी नहीं हूँ। मैं मदारी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें खेल तमाशा दिखा रहा हूँ। जो कुछ अभी तुम्हारे इस ट्रक में है, मैं तुम्हें वो चीज़, उस शक्ति को दिखाना चाहता हूँ। तुम भी देख लो, तब तुम्हें शायद यकीन आएगा। बाबा जी और मैं नीचे उतरे हुए थे। बाबा जी अब एक तरह से चैलेंज मुझे कर रहे थे कि मैं तुम्हें वो शक्ति दिखा सकता हूँ। तब मैं बाबा जी कहता हूँ, फिर देरी किस बात की? आप दिखाई तो सही, तभी तुम्हें यकीन मानूंगा। बाबा जी कहते हैं, डरोगे तो नहीं? मैं हंस के कहने लगा, बाबा जी अगर मैं डरता तो मैं ट्रक चालक कभी नहीं बनता। मैं डरता ही नहीं हूँ। इंसान से डरता हूँ, भूत प्रेत से नहीं, क्योंकि मैं इन पर विश्वास ही नहीं करता। और जिन पर विश्वास ना करो उनसे डरने का क्या मतलब है? आप दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो? तब बाबा जी मेरे पास में आते हैं। मैं दूसरी साइड में चला गया था बातचीत करते हुए, वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। मैं तो अंदर सवार होने जा रहा था। तभी बाबा जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। रुको बेटा, रुको रुको। मैं रुक जाता हूँ, बाबा जी की तरफ देखता हूँ। क्या मतलब बाबा जी, आपने रोका क्यों? तब कहते हैं, बेटा अंदर तो झांक के देख लो, अंदर कौन है। मैं जब अंदर झांकता हूँ ना तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं देखता हूँ एक काली कलोटी जवान औरत, दांत सफ़ेद, आंखें एकदम लाल, मेरी सीट पर बैठी हुई है, स्टीयरिंग सीट पर। अब मुझे ही घूर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा हूँ वो झूठ है या फिर सच है। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार अपनी आंखें झपका रहा था, बार बार खोलता था, देखता था। अब वो वैसी वैसी आराम से बैठी हुई मुझे घूर रही थी। उसको कोई जल्दीबाजी नहीं था इस जगह से जाने का, ना उसको कोई डर था। वो तो खुद एक प्रेतात्मा थी, एक ऐसी भूतनी जो हमारे ट्रक के सवारी कर रही थी मुफ्त की। मैं देखता हूँ ना तो विश्वास नहीं होता है। मैं बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी ये क्या है? जोर से चिल्लाते हुए बाबा जी कहते हैं कि बेटा यही वो शक्ति है जो तुम्हारे ट्रक के अंदर में भी है, हाँ तुम्हारे घर पर भी है, ये हर तरफ है। तुम्हारे परिवार को शायद ये जकड़ रखी है। ये तुम्हारे परिवार को ख़त्म करके मानेगी बेटा। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रेतनी है। ये आसानी से किसी को पास में नहीं जाती। इसको भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है। जैसे ही ये बात बाबा जी कहते हैं ना, मैं तो भयभीत हो गया था, हाथ पैर कांपने लगा था। वो मेरे ही स्टीयरिंग पर बैठी हुई थी, स्टीयरिंग पर हाथ रख के, जैसे वो इस ट्रक का ड्राइवर हो। ये क्या हो रहा है भाई? ये साइंस के युग में जो मैं ऐसा देखता हूँ तो यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मैं डर गया, बाबा जी से मैं लिपट गया था। बाबा जी इसको भगाओ, इसको भगाओ। कहते हैं डरो मत, ये तुम्हारे ट्रक में है, लेकिन जब तक मैं हूं ना तुम्हारा ये बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन इसको भगाना
इतना आसान नहीं है। बाबा जी सब कुछ बताने लगे थे। मैं उनकी बातें सुन सुन करके हैरान होने लगा। आखिरकार मैं रोने लगा था कि बाबा जी, यही प्रेतात्मा है जो मेरे पिता को घायल किया था, एक्सीडेंट कराया था, ट्रक का नुकसान पहुंचा था। इसी की वजह से बदबू आ रही थी ट्रक के अंदर में। मेरा भाई परेशान हो गया, वो भी तबीयत खराब हुआ पड़ा है, ट्रक में आने का नाम नहीं लेता है। मेरी मम्मी की भी हालत ख़राब है, मेरी भाभी की हालत ख़राब है। क्या इसी का सब किया धरा है? तब बाबा जी कहते हैं, हाँ, जिस घर में ये चली जाती है समझ लो उसका सर्वनाश। कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। अच्छे अच्छे तांत्रिक इससे हार जाते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना, मैं एकदम इतना भयभीत कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। मैं बाबा जी का हाथ पकड़े रहता हूँ। बाबा जी, मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे ट्रक में चल रहा हूँ ना, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब चलो, चलो भी, हमें देर होगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने ट्रक में जा करके स्टीयरिंग संभालूं। तब बाबा जी कहते हैं, डरो मत, अब वो उस जगह पर नहीं है, वो इधर उधर हो चुकी है, अब तुम और हम चल सकते हैं। मैं बाबा जी का हाथ पकड़ लेता हूँ। कहते हैं, बाबा जी आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। मैं आज तक इन शक्तियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ मैं देख लिया। ये जरूर है, यही तो हमारे घर को तबाह कर रखी है। मैं रोने लगता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, चलो फिर, यहाँ रुक करके हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वक्त तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चलो अब चलो। डरते डरते मैं ट्रक में सवार होता हूँ। मैं आसपास केबिन में देखता हूँ कहीं छुप के तो नहीं है, लेकिन बाबा जी बैठे हुए थे और इसके अलावा मैं था। मतलब जैसे नज़र आई थी वैसे गायब भी हो चुकी थी। हाथ पैर मेरे कांप रहा था ट्रक चलाते हुए। और आखिरकार बाबा जी जब कहते हैं, मैं बैठा हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब चलाओ भी ट्रक। आखिरकार सुबह तक हम ट्रक चलाते रहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब ट्रक रोक दो, मेरा मंजिल आ गया है, मेरा घर आ गया है, मैं अपना घर पर जा रहा हूँ। तब मैं बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बाबा जी कहते हैं, देखो बेटा, इतना आसान नहीं है। ये जो तुम्हारे ट्रक के अंदर में शक्ति बैठी हुई है और जो तुम्हारे घर तक कब्जा कर रखा है, इससे बचना बड़ा, समझ लो, मुश्किल काम है। अच्छे अच्छे तांत्रिक इससे घबरा जाते हैं, इसके पास नहीं आते हैं। तो मैं किस खेत का मूली हूँ बेटा? मैं एक साधारण सा तांत्रिक हूँ, मेरे में इतना अपार शक्ति नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बाबा जी को छोड़ता नहीं हूँ कि बाबा जी आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको मेरा मदद करना ही पड़ेगा। बाबा जी तो मना करते हैं कि नहीं बेटा, मेरे बस का ये नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं जिद पकड़ लेता हूँ, रोने लगता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, अब रुको भी, मुझे सोचने दो। अभी तुम जाओ, कहाँ जाना है अपना माल खाली कर लो, इसके बाद मेरे पास में यहाँ आना। मेरा घर सामने है, मेरा नाम ये है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना और मेरे घर तक पहुँचा देंगे। अब तुम जाओ भी, और जब तुम्हारा ट्रक खाली हो जाए, क्योंकि इस काम में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, ये काम जल्दीबाजी का नहीं है। जल्दीबाजी समझ लो काम खराब हो जाएगा। अब तुम जाओ, ट्रक खाली करके आओ, अब फिर मेरे पास में आना। इसके बारे में हम दोनों लोग बैठ करके सोचेंगे कि हमें करना क्या होगा। हमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अभी जाओ, तब तक मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मैं डरे हुए हालत में अपना ट्रक लेके चलता हूँ। हालांकि सुबह हो गया था, अब फिर भी मुझे लगता था कि जहाँ पर बाबा जी बैठे हुए थे उस जगह पर वही औरत बैठी हुई है, काली कलूटी, जिसका सफ़ेद दांत, आंखें लाल लाल, बाल बिखरा हुआ। देखने में ही ऐसा डरावना उसका शकल था कि अच्छे अच्छे इंसान को कलेजा हिला दे। मैं किस खेत का मूली था, मैं भी डरा हुआ था। लेकिन अब सुबह हो चुका था। आखिरकार मैं गोदाम पर पहुंचता हूँ, माल खाली होता है, तब तक दोपहर हो चुका था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये गांव था बाबा जी का। इसके बाद मैं उस गांव में आ जाता हूँ। सब लोग जानते थे बाबा जी को, और बाबा जी के घर पहुँच जाता हूँ। मुझे देखकर बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, काम खत्म हो गया बेटा, माल खाली हो गया? तब मैं कहता हूँ, बाबा जी हाँ, अब आप मेरी काम को कीजिए। तब बाबा जी कहने लगे, बेटा इतना आसान काम नहीं है जितना तुमने सोच रखा है।
इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी ही बात पर तुम्हारी केस लेकर के मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो माफ़ी कर दो। तुम्हें किसी बड़े तांत्रिक के पास में जाना चाहिए, कोई ओझा गुनी, कोई ऐसा बाबा के पास जो उनका तंत्र मंत्र बहुत शक्तिशाली हो। ऐसा मेरे पास में नहीं है बेटा। मैं छोटे मोटे काम जरूर करता हूँ, इतना शक्तिशाली मंत्र मेरे पास में नहीं है। मैं उदास हो जाता हूँ। हाँ, तब मैं कहता हूँ बाबा जी आप कर सकते हो, आप ये काम करना नहीं चाहते हो। अब मैं आपको खुश रखूँगा बाबा जी, आप जो कहोगे, जितना भी पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तब बाबा जी नाराज़गी दिखाते हैं, कहते हैं बेटा मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ये काम जो करता हूँ ना लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं शहर में एक ऑफिस खोल के बैठा रहता, बोर्ड लगा होता। मैं इस गांव में थोड़ी रहता है, इस गरीबी में थोड़ी रहता बेटा। देख लो मेरे पास में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मेरे पास में, ना मेरे पास में ज़मीन है ना जायदाद है। बस ये पिताजी का छोड़ा हुआ ये हमारा पुराना घर है। देख लो मैं अकेले रहता हूँ। मेरे जो बाल बच्चे हैं अब समझ लो किस कैटेगरी में और कैसे रहते होंगे जब मैं इस हाल में हूँ। मैं बाबा जी के बारे में पूछना नहीं चाहता था, मैं उनमें रुचि नहीं रख रहा था। मुझे तो रुचि थी अपने काम के लिए। मैं बाबा जी से बहुत आग्रह करता हूँ, लेकिन वो मेरी किसी बात पर बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे थे। कह रहे थे कि बेटा मैं सब कुछ देख लिया, जो मैं करना चाहता था वो मुझसे हो नहीं पाएगा। इतना शक्तिशाली मंत्र मेरे पास में नहीं है, तुम और किसी के पास चले जाओ और कोई तुम्हारी मदद जरूर कर देगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि ये बाबा जी ये काम करें, जो भी दुख हमारे घर पर छाया हुआ है उसको जल्द से जल्द सही कर दें, उस प्रेतात्मा को हमारे घर से बाहर कर दें, ताकि घर के परिवार और सुख शांति फिर से लौट आए। लेकिन बाबा ऐसे थे कि जिद पर अड़ गए थे कि नहीं बेटा मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझसे हो नहीं पाएगा। और मैं भी धरना दे करके बैठ चुका था। मैं भी अब उस जगह से हिलने वाला नहीं था। मैं भी जिद पर अड़ गया था कि बाबा जी मैं और किसी पर भरोसा क्यों करूं। मैं पहले भी इस चीज़ पर कभी भरोसा नहीं करता था। आपने मुझे सब कुछ बताया तो मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। आप जैसे भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे। मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। उधर बाबा जी आखिरकार मेरी जिद के आगे वो झुक जाते हैं। कहते हैं देखो बहुत हो चुका बच्चा, ये काम मैं अब तुमको मना किया कि नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अब मुझे कुछ सोचने दो। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे साधना में चले गए हूँ। आधे घंटे के बाद आंख खोलते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ ये काम हमारे बस का नहीं है। वो जो जो तुम्हारे घर में प्रेतात्मा है ये हवा से और घुमक्कड़ किस्म की नहीं है कि चलो हवा से उड़ती हुई तुम्हारे घर के अंदर आ गई। इसको भेजा क्या है। अब भेजने वाला भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं उसे टकरा नहीं पाऊंगा। मैं रोने लगा था। तब बाबा कहते हैं ठहरो, क्या घड़ी घड़ी तुम रोना शुरू कर देते हो, शांत रहो। ये काम हो सकता है अगर तुम राजी हो तो। मैं खुश हो गया था। मैं कहने लगा बाबा मैं जो भी आप काम बताओगे उसके लिए बिल्कुल राजी हूँ। आप बता के देखो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे घर का खुशहाली लौट जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब बाबा कहते हैं करना तो पड़ेगा ही बेटा, अब तुम ही कर सकते हो। तुम ही अपने परिवार को बचा सकते हो और मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तब मैं हाथ जोड़े बाबा से कहता हूँ कि आप हुक्म कीजिए, मुझे करना क्या है। तब बाबा कहते हैं कि देखो बेटा ये जो मैं काम बता रहा हूँ ना ये मैं पहली बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। मुझे भी थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन तुम्हारी घर की परिस्थिति, तुम्हारी हालात को देख करके अब मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मैं कहता हूँ बाबा मैं पूरा साथ दूंगा, बस आप हुक्म करो कि मुझे करना क्या है। तब बाबा कहते हैं रात होने दो, हमें शमशान में चलना पड़ेगा। अब मैं एक शक्ति को बुलाऊंगा, वो शक्ति तुम्हारे साथ में चलेगी। और वो शक्ति, बाबा जी कह रहे थे कि जो भी शक्ति मैं बुलाऊंगा वो मुफ्त में कोई भी शक्ति काम करती नहीं है। कुछ ना कुछ सबको चाहिए। किसी को भोग चाहिए, किसी को दारू चाहिए, किसी को मिठाई चाहिए, किसी को मांस चाहिए। लेकिन
वो शक्तियां तुम्हारा काम नहीं कर सकती। एक स्पेशल शक्ति है। मैं सब बाबा जी की बात सुनता रहता हूँ। मैं कहता हूँ फिर ये कौन सी स्पेशल शक्ति, इसको क्या चाहिए बाबा? तब बाबा जी मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाता हूँ। मैं फिर कहता हूँ बाबा जी, जो स्पेशल शक्ति है उसका कौन सा भोग चाहिए? तब कहते हैं तुम, उस शक्ति को जवान लड़के पसंद है। मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। बाबा जी क्या मतलब? क्या वो मेरे ऊपर सवारी करेगी? तब बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, वो तेरे ऊपर भला क्यों सवारी करेगी? वो तेरे साथ रात गुजारेगी एक खूबसूरत लड़की के रूप में। बस इतना से ही तो काम है। क्या ये काम तुम कर लोगे? मेरा रोम रोम खड़ा हो चुका था। मुझे लगा कि नहीं, ये काम तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले पल मेरा पिताजी का चेहरा, मेरे भाई का चेहरा, मेरे भाभी का चेहरा, मेरी माँ का दर्द भरी आवाज़ मुझे मजबूर कर देता है। मैं तो कभी ये काम करता ही नहीं जो बाबा जी बता रहे थे। मुझे लगने लगा कि अब अपने परिवार के लिए मैं इतना कुर्बानी नहीं दे सकता तो कौन दे सकता है। तब मैं आखिरकार राजी हो जाता हूँ कि ठीक है बाबा जी, अब मेरी जान माल का तो कोई हानि नहीं होगा। तब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हूं ना बेटा तेरे साथ में। हालांकि ये काम मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। मन में थोड़ा संशय जरूर है, मेरे मन के अंदर भी थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं सच्चे मन से काम कर रहा हूँ, तो ये काम तेरा पूर्ण जरूर होगा। लेकिन वक्त लगेगा बेटा इसमें। हो सकता है कि 3 रात में 3 दिन में काम खत्म हो जाए, या हो सकता है कि हफ्ता भी लग जाए, महीना भी लग जाए। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? मैं एकदम देरी नहीं करता हूँ। कहता हूँ बाबा मैं तैयार हूँ, आप चलिए, हमारे साथ चलिए। अब हमारा घर आपका घर, यहाँ पर भी अकेले रहते हैं, वहाँ तो मेरा पूरा परिवार है। आपको किसी बात को हम कमी नहीं होने देंगे। बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम्हारी नज़र में मैं यहाँ पर अकेले हूँ, लेकिन मैं अकेले कहाँ हूँ। अब कुछ आत्माएं हमारे साथ में रहती हैं जो कुछ न कुछ हमारी मदद जरूर करती हैं। और बाबा जी हंसने लगते हैं। उनकी हंसी आप मुझे बड़ा अजीब सी लग रही थी। लेकिन अब मेरा काम जो करवाना था, इसके बाद बाबा जी को लेकर अपने ट्रक में सवार होता हूँ। अब फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। रास्ते में मैं बाबा जी से कई प्रकार के सवाल पूछता हूँ और हर एक सवाल का जवाब बाबा जी मुस्कुरा के देते हैं। वो मुझे इतना बता देते हैं कि बेटा डर मत, मैं पहली बार जरूर ये काम को कर रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये काम तेरा पूरा सफल होगा। इसके बाद हम अपने गांव पहुँच जाते हैं। बाबा जी को मैं अपने घर ले जाता हूँ। घर में जैसे चौखट पर अपना पैर रखते हैं, तभी वो पीछे हट जाते हैं। मैं पूछता हूँ बाबा जी अंदर तो चलो, अंदर चलो। तब बाबा जी कहते हैं अंदर चलो कैसे, वो जो शक्ति है मुझे अंदर आने नहीं दे रही है। लेकिन चिंता मत कर, मैं अभी अंदर आ रहा हूँ, तू जा अंदर, अंदर जा, कुछ देर मेरा इंतज़ार कर, अब फिर मैं आता हूँ। मुझे ढकेल दिए दरवाजे से कि तू जा, अब मैं तेरे पीछे पीछे ज़रूर आऊँगा। लेकिन पूरे 10 मिनट के बाद बाबा जी अंदर आते हैं। मैं देखता हूँ पसीने पसीने हुए पड़े हैं। मैं अपने परिवार वालों से सबका मिलजुल करवाता हूँ, बाबा जी को बताता हूँ ये मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, और ये मेरे भाभी हैं, भैया हैं। आप बाबा जी सबको आंखों में देखते हैं। अब फिर मेरे कान में कहते हैं कि जो बेटा मैंने कहा था ना, वही चीज़ तुम्हारे घर पर है। मैं तो एक नज़र में देख करके पहचान लिया, लेकिन डरो मत, अब आज से सब कुछ सही हो जाएगा। रात होने दो। अब तुम्हारा गांव का शमशान कितनी दूरी पर है? मैं बताता हूँ कि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन वहाँ कोई मुर्दा उर्दा अब हर रोज़ थोड़ी चलता है बाबा जी। कभी कभी बड़े बुजुर्ग मर गए साल 6 महीना में, इतना बड़ा गांव भी नहीं हमारा। तब बाबा जी मुस्कुरा कहते हैं अरे ठीक है बेटा, मैं जैसा भी है वो शमशान में चलना है, लेकिन रात के टाइम में। अब कुछ सामान हमें चाहिए और ये सामान तुम ला करके मुझे दे दो। एक पर्ची बना के दे देते हैं। इसके बाद हम दिन दिन में वो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे पिताजी, मेरे माँ उस बाबा जी को देख करके हैरान थे। वो कई तरह के सवाल पूछ रहे थे। मेरी माँ तो ज़्यादातर उलझी हुई थी, कौन है बाबा, क्या करेंगे? तब मैं उनको माँ को समझाता हूँ,
पिताजी को तो कुछ बताता नहीं हूँ, लेकिन माँ को जरूर बताता हूँ कि देखो बाबा जी तांत्रिक हैं और हमारे घर को शुद्धि करने के लिए आए, और कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम जरूर लगेगा, इसके बाद हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी कहानी मैं बता नहीं पाता हूँ, नहीं तो मेरे परिवार के लोग और डर जाते। मैं ऐसा चाहता भी नहीं था। आखिरकार जब रात होता है, जब आधी रात होने का होता है, तब हम पूरी तैयारी से शमशान में, पास के शमशान में पहुंच जाते हैं। बाबा जी बैठाते हैं, एक रेखा खींचते हैं और उसके अंदर में पूजा पाठ करने लगते हैं। मुझे पास में बिठा देते हैं गोल घेरे में और कहते हैं बेटा आंख बंद कर लो। मैं अब उस शक्ति को बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन उस शक्ति से पहले कुछ और शक्ति भी आएगी और कहेगी कि मैं ही हूँ, तुम अपने आंखें खोलो और मैं तुम्हारे साथ चलने के तैयार हूँ। लेकिन जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना और ना इधर उधर भागने की कोशिश करना, नहीं तो मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं हाँ बोलता हूँ, लेकिन अंदर में डर भय सब कुछ आ चुका था। रात के टाइम में पहली बार अपने ही गांव के श्मशान में आया हुआ था और डर लगना तो लाजमी था। मैं भूत प्रेत से नहीं, ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी, मुझे पास शमशान के पास में गुजरता था ना तो मुझे भय लगने लगता था। और उस टाइम तो मैं इन शक्तियों पर विश्वास भी नहीं करता था। आधी रात हो जाती है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है और इसके बाद मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और बाबा जी जिन्होंने कहा था उसी चीज़ को मैं पढ़ने लगता हूँ। एक छोटा सा मंत्र था, मैं अपने मन ही अंदर सब कुछ उसको बोलते जाता हूँ, हाथ जोड़े हुए हूँ। और कुछ ही देर के बाद मेरे कानों में अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है, भारी आवाज़, हल्की आवाज़, हंसी की आवाज़, रोने की आवाज़, सब तरह की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती है। वहाँ का माहौल बड़ा ही भयानक हो चुका था। उन आवाज़ों के अलावा कुछ और आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ रही थी। रोते हुए लोगों की आवाज़, रोते हुए औरतों की आवाज़, हंसने की आवाज़ और गिदड़ का चिल्लाने की आवाज़, सब कुछ मेरे कानों में पड़ता है। कुछ आवाज़ मेरे कानों के पास फुसफुसाता है, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। मेरा रोम रोम सिहर जाता है। लेकिन बाबा जी ने कहा था जब तक मैं इशारा न करूं तब तक तुम आंखें मत खोलना, ना उस मंत्र को जाप को रुकना। जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा ऐसा गलती करना भी मत। मैं अंदर से तो खौफ में था, मुझे डर लग रहा था। कभी कभी तो मन करता था कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मुझे तो भाग करके घर चला जाना चाहिए था। लेकिन अब घर का भी जो हालत था उसी को सुधारने के लिए तो ये सब काम हो रहा था। कई प्रकार की आवाज़ें मेरे कानों में, कभी बाएं कान में कभी दाएं कान में सुनाई पड़ती रही। जो भी आवाज़ थी औरतों की थी और सबका कहना था कि मैं ही हूँ जिसको तुम बुला रहे हो, जिसको तुम बुला रहे हो, अब आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। लेकिन बाबा जी ने मुझे सख्त हिदायत दे रखा था कि बेटा ये गलती भूल के मत करना। जब तक मैं तुम्हें आवाज़ ना दूँ, इशारा न दूँ, तब तक अपनी आंखें बंद ही रखना और उस मंत्र का जाप करता रहना। इसी में तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। आखिरकार आवाज़ तो कई आई थी और तब एक खनकती हुई आवाज़ मेरे दाएं कान के अंदर आती है, कहती है परेशान मत हो, मैं आ चुकी हूँ। मैं अभी भी आँख खोलने को तैयार नहीं था, ना उस मंत्र को रोकना चाह रहा था। लेकिन उसी वक्त बाबा जी का हाथ मेरे सर पर आता है और बोलते हैं बेटा काम हो गया, आँख खोल दे, वो शक्ति आ गई है। डरते डरते मैं आँख खोलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं, नज़र भी नहीं आया कोई। मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि आखिर कहाँ है शक्ति। और तब बाबा जी कहते हैं अब घबरा मत, वो तेरे आसपास में है, जब उसकी इच्छा होगी तेरे सामने में आ जाएगी। अब चिंता मत कर, वो आ गई है। अब हम लोग अपने घर लौटते हैं और बाकी काम तो ये शक्ति ही करेगी। अब हम लोग इसमें पड़ेंगे नहीं, जो कुछ काम है मैं इस शक्ति को बता दिया हूँ, आइए अपना काम अच्छी तरह से करना जानती है। लेकिन बेटा अब तुम्हें तो जो बताया है ना उसके लिए तुम तैयार रहना, ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक अब हो। अब बाबा जी सब कुछ बता रखे थे कि देखो वो जो औरत है, वो जो लड़की है तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहेगी और उसके लिए तुम मना मत करना। उसको सही मायने में अब जवान लड़के ही पसंद है। उसको कोई मिठाई नहीं चाहिए, कोई दारू नहीं चाहिए, कोई मांस नहीं चाहिए, ना कोई फल फ्रूट चाहिए, बस उसको जवान लड़के ही पसंद है। इसीलिए वो तैयार हुई है, नहीं तो इस काम के लिए वो भी मना कर देती।
अब हम अपने घर आ चुके थे। परिवार के लोग तो कभी का सो गए थे। आज जब हम लोग घर से निकले थे, जैसे ही घर में आते हैं मेरे आंख भारी भारी होने लगता है। मुझे लगता है कि बस मुझे पलंग पर जा कर के लेट जाऊं और खर्राटे मारने लगूं। ऐसा ही मुझे महसूस होता है। मैं बाबा जी से कहता हूं कि बाबा जी, अब आपका बिस्तर ये है और आप आराम कीजिए, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। बाबा जी मुस्कुराते हैं कि पहला लक्षण अब आ चुका है बेटा, जा तू जा, आराम कर ले, बाकी बात हम सुबह में करेंगे। मुस्कुराते हुए मुझे भेज देते हैं। अब मैं अपने कमरे में आता हूँ, आंखें बंद करके लेटता हूँ और उसी वक्त एक खुशबू मुझे महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि खुशबू बदल बदल के जगह जगह से मुझे आ रही है और ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई सांस मेरे अगल बगल में ले रहा हो। मेरी आंख बंद है लेकिन मैं महसूस तो कर सकता हूँ और उसी पल लगता है कि जैसे दो हाथों ने मुझे छुआ है। नरम मुलायम हाथ मेरे गालों पर जैसे कोई सहला रहा हो और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। सुबह जब मेरी आँख खुली ना तो मेरी माँ जग चुकी थी। वो मुझे उठाने के लिए आई कि वो बाबा जी तुझे बुला रहे हैं, अब चल बेटा चल बेटा। मैं जाता हूँ और बाबा जी कहते हैं कि बैठो, कैसा रहा रात का। मैं सोचने लगता हूँ और तब मैं सब कुछ बातें बाबा जी को बताता हूँ कि पहले तो मुझे खुशबू एहसास हुआ, उसको खुशबू बदल बदल के जगह जगह से आ रही थी और फिर मुझे लगा कि कोई सांस ले रहा है और फिर जैसे कोई नरम मुलायम हाथ मेरे गालों को छू रहा था। बाबा जी कहने लगे, हाँ वही थी, वही थी, वही तुम्हारे साथ रात बिताई थी, लेकिन अब डरो मत, उसको अपना काम करने दो। हाँ, इसमें मैं बताया ना कि कुछ टाइम भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकता है, हफ्ता दिन भी लग सकता है। अब तुम्हारा काम शुरुआत हो गया है, अब मेरा यहाँ का काम खत्म। मैं बाबा जी को बोलता हूँ कि नहीं बाबा जी, जब तक ये काम खत्म ना हो जाए तब तक आप यहाँ से जाओगे नहीं, ये मेरा आग्रह है हाथ जोड़ करके। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा, मैं खुद लेके चलूँगा, जैसे लेके आया हूँ वैसे ही लेके चलूँगा। बाबा जी तो रुकना नहीं चाहते थे, कहते थे कि बेटा मेरा अब कोई इस घर में रोल ही नहीं है, जो करना है वही प्रेतात्मा करेगी, जो तुम्हारे साथ में रात बिताई है तुम उस पर विश्वास रखो, वही सब कुछ करेगी और जब वो काम खत्म हो जाएगा तुम्हें सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हारा पिताजी की तबीयत सही हो जाएगा, तुम्हारा भाभी की तबीयत सही हो जाएगा, तुम्हारा भैया का, मतलब इस घर में एक खुशहाली तुम्हें दिखाई देने लगेगी और तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। और इसके बाद एक काम और ज़रूर करना, जब ये सब काम हो जाए ना, एक बार तुम्हें शमशान में जाना होगा। वहाँ जाकर के मैं कुछ विधि विधान बताता हूँ और फिर उस आत्मा को फिर वहीं पर उसको बोल देना कि आप मुझे मेरा अपने हाल पर छोड़ दीजिए, आपने मेरे साथ जो उपकार किया है मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, आप अपने स्थान पर चले जाइए, कभी आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा, तब मैं आपको ज़रूर याद करूंगा। बाबा जी रुकना नहीं चाहते थे और मैं बाबा जी को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार मेरे जिद के आगे वो उनको रुकना पड़ा और तब भी वो बोले थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, मुझे और भी काम करने हैं बेटे, और लोगों के पास भी जाना है। मैं कहने लगा बाबा आप ज़रूर जाइएगा, मुझे अकेले इतना हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब झेल पाऊँगा, आपको मेरी खातिर रुकना ही पड़ेगा। तब बाबा जी कहने लगे कि मेरे रुकने और ना रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कुछ काम है वो तो वही करेगी, वही शक्ति करेगी, वही प्रेतात्मा करेगी। मैं बहुत उदास हो गया था, मुझे लगा कि बाबा जी अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन जब मैं रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगा, तब बाबा जी कहते कि चिंता मत कर, मैं 2 दिन तक रहूँगा, मैं 2 दिन तक रहूँगा। तब मेरे मन में साहस भर गई थी और उसी वक्त जो कुछ हम दोनों ने देखा मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुबह का वक्त था, मेरे भैया के घर से काली बिल्ली गुर्राती हुई दौड़ती हुई आंगन में चक्कर लगाने लगी और उसी वक्त मेरे कमरे से एक सफ़ेद बिल्ली निकलती है और उस बिल्ली पर झपट पड़ती है। वो बिल्ली डर के मारे मेरे पिताजी के कमरे में भागती है और सफ़ेद बिल्ली है ना, वो भी पीछा करते हुए मेरे पिताजी के कमरे में पहुंच जाती है। कुछ आवाज़ें उनके लड़ने की आती है और इसके बाद
सब कुछ शांत हो जाता है। हम भाग के जाते हैं, पिताजी के कुछ हो तो नहीं गया, कोई नुकसान तो इन बिल्लियों ने नहीं पहुंचाया। मैं देखता हूँ घर में बिल्ली नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं वो अपना काम शुरू कर दिया है, वो अपना काम बखूबी करना जानती है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि मेरे यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बाबा जी को जाने नहीं दिया था। रात के टाइम में भी कुछ ऐसी आवाज़ आती थी कि दो बिल्लियाँ आपस में झगड़ रही हों, लड़ रही हों, और आखिरकार कुछ देर के बाद शांति हो जाती थी। ऐसे ही 2 दिन बीत चुका था, तब जाकर के घर का माहौल अब शांत होने लगा था। अब फिर किसी भी बिल्ली की लड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन वो जो प्रेतात्मा मेरे साथ रात गुजारती थी, जब भी आती थी ना, खुशबू का सुगंध आता था, फूलों का खुशबू का। वो मुझे एहसास दिलाती थी कि मैं तुम्हारे पास में हूँ। मेरे सर के बालों को छूती थी, मेरे गालों को हाथ फेरती थी। वो अनुभव मुझे अभी तक याद है। मैं जब नींद में होता था, नींद नहीं, आंखें बंद होती थी, मैं आँख खोल ही नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि आंखों पर वजन आ चुका हो। मैं उसको देखना चाहता था कि कैसी है देखने में, लेकिन मैं देख नहीं पाया। आखिरकार 2 दिन में सब कुछ घर का शांत हो जाता है। बाबा जी कह रहे थे कि जो काली बिल्ली थी ना, वो दुष्ट प्रेतात्मा थी जो उस बूढ़े बाबा ने तुम्हारे पिताजी के ऊपर भेजा था, और उसी के वजह से ये सब घर में तबाही चल रही थी। और ऐसा कभी हालत हो सकता था कि बहुत कुछ इस घर में बर्बाद हो जाता। ये असर मुझ तक अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन बाबा जी कहते थे कि जल्द ही तुम्हारे पास में वो हमला करने वाली थी, वो तुम्हारे को लपेटने वाली थी। लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। आखिरकार बाबा जी के रहते हुए हम फिर शमशान में जाते हैं रात को, और बाबा जी के मौजूदगी में ही सब कुछ हम काम करते हैं। नहीं तो मैं अकेले वो काम कभी भी नहीं कर पाता। पहले मैं आत्मा को नहीं जानता था, प्रेतात्मा को नहीं जानता था, तो डर नहीं लगता था। लेकिन मैं अब जान चुका था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। ऐसी शक्तियाँ तो हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया था। उस आत्मा को विधिवत बाबा जी विदा कर देते हैं। हाँ, कहते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको फिर आपको याद करेंगे। अभी आप अपने स्थान पर चले जाइए। हाँ, इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, ग्रेजुएट था। मैं जब बाद में सोचने लगा कि मैं तो यकीन नहीं करता था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। जो किसी भूत प्रेत बाधा वाले को देखता था, जब वो अपना गर्दन झटकते थे, औरतें बाल लहराती थी, झूमती थी, तो मैं उन पर हंसा करता था। ये पागलपन है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैं अब देखता हूँ ना, तो उन पर दया आती है कि ज़रूर इनके साथ में कुछ न कुछ चल रहा है जो हमें और दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई शक्ति इसको परेशान जरूर कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नरेंद्र जी को भेजी हुई राजस्थान से, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपने आप बीती हो, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। और दोस्तों, चैनल ये भी आप ही का है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।